हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 4 11th क्लास के चैप्टर 4 सामाजिक न्याय का कुछ हिस्सा रह गया था। उसको मैं आपको दूसरे वीडियो में बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग थी इस चैप्टर की, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर के लिए, कि सामाजिक न्याय का अनुसरण कैसे हो। आखिर सरकारों को, हमें या समाज को ऐसी क्या व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सामाजिक न्याय की जो परिपाटी है, जो प्रतिबद्धता है, वो समाज में सही तरीके से लागू हो। सबसे पहले एक बार मैं फिर बता दूं आपको, आखिर सामाजिक न्याय है क्या। सामाजिक न्याय सही मायने में जो समाज के दबे कुचले पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको विकास की मुख्य धारा तक लाना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय कहलाता है। अब कुछ ऐसे विशेष बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम सामाजिक न्याय को समाज में स्थापित कर सकते हैं। सामाजिक न्याय को समाज में स्थापित कर सकते हैं। जो प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं: जाति प्रथा का अंत, कानून के समक्ष समानता, आर्थिक सुरक्षा, विशेषाधिकार की समाप्ति, पिछड़े वर्ग के लिए सुविधाएं और समान राजनीतिक अधिकार। समान राजनीतिक अधिकार। तो हम सबसे बात करते हैं जाति प्रथा का अंत, यानी समाज में अगर सामाजिक न्याय की रूपरेखा को बनाना है, शुरू करना है या लागू करना है, तो हमें सबसे पहले जाति प्रथा का अंत करना होगा। क्योंकि मानव जब जन्म लेता है तो उसका जब मानव जन्म लेता है तो प्रभु के द्वारा, भगवान के द्वारा उसकी कोई भी जाति धर्म नहीं होता, लेकिन उसका जन्म होते ही वो तमाम प्रकार के धर्मों, जाति बंधनों में बंध जाता है। तो सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि हमें जाति प्रथा का अंत करना होगा, क्योंकि ये जाति प्रथा है वो लोगों के बीच, लोगों को एकजुट नहीं होने देती है। लोगों के बीच हमेशा मतभेद बने रहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जाति प्रथा का अंत होना चाहिए। यानी लोगों को सरकारों के द्वारा इतना जागरूक करना चाहिए कि जाति प्रथा का अंत हो सके। ठीक है। नंबर 2 है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यानी सामाजिक न्याय तभी संभव है जब देश का कानून, राज्य का कानून सभी लोगों के साथ एक समान बर्ताव करे और सभी के लिए कानून समान हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा आर्थिक या सामाजिक रुतबे में ज्यादा है तो उसके लिए कानून अलग है, और जो कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, दलित है, शोषित है, उसके लिए कानून की परिभाषा अलग हो। तो निश्चय ही ये नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए और सभी को कानून का पालन करना चाहिए। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। ठीक है। आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा, ये बात निसंदेह बिल्कुल सच है कि सामाजिक न्याय के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ आर्थिक सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो निश्चय ही मानिए जो उसका जीवन है वो संतुष्टि से व्यतीत नहीं होगा। जो उसका जीवन है वो संतुष्टि से व्यतीत नहीं होगा। इसीलिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि जो भी बेरोजगार हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, उनके लिए सरकारों को कुछ राशि उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि कुछ धन उपलब्ध कराना चाहिए भत्ते के तौर पर, ताकि वे लोग अपनी जो बेसिक, जो उनकी सामान्य जरूरतें हैं जीवन यापन के लिए, उनको वो खरीद सकें। तभी सामाजिक न्याय को हम बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि वे लोग कहीं ना कहीं क्या हैं, अक्षम हैं सुविधाओं को लेने के लिए। क्यों? उनके पास धन नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? धन नहीं है। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये देश की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों के लिए, चाहे बेरोजगार हो, दिव्यांग हो, अक्षम हो, बुजुर्ग हो, विधवा हो, ऐसों के लिए सरकार को कुछ भत्ते उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि वो अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। इस तरीके से हम एक सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं।
विशेषाधिकारों की समाप्ति, विशेषाधिकारों की समाप्ति यानी समाज में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किन्हीं वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म को अगर हम ज्यादा विशेषाधिकार प्रदान करेंगे तो निश्चय ही उनके देखा देखी जो और भी धर्म है, और भी जातियां हैं, और भी वर्ग हैं, या तो उनके अंदर वैमनस्यता बढ़ जाएगी या वे उन्हीं लोगों की तरह अधिकार पाने के लिए सरकार के सामने वो क्या करेंगे, सरकार के सामने हड़तालें करेंगे और सरकार के सामने अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल देश में क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देश में तनाव का माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में जरूरत है, विशेषाधिकार का मतलब फिर यहाँ एक थोड़ा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग थोड़े दबे कुचले हैं, शोषित हैं, सामाजिक परिवेश से थोड़े कटे हुए हैं, उनके लिए सरकारों को कुछ विशेष प्रतिबंध करने चाहिए ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। जो लोग पहले से ही उपलब्ध हैं, जो लोग पहले से उपस्थित हैं समाज में, या जिनका रुतबा है या जिनकी पहचान है समाज में, ऐसे लोगों के लिए विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को विशेषाधिकार होने चाहिए जो समाज से कटे हुए हैं, जिनकी समाज में पहुंच नहीं है, ऐसे लोगों के लिए विशेषाधिकार तो कम से कम होने चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं, यानी जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, उन लोगों के लिए सरकारों को कुछ प्रयास ऐसे करें ताकि उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं चलाई जाएं, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं चलाई जाएं ताकि, लेकिन ये ध्यान रहे ये जो सुविधाएं हों तब तक दी जाएं जब तक वो व्यक्ति, वो समाज, वो वर्ग मुख्य धारा में नहीं आ जाता है। जैसे ही वो समाज मुख्य धारा में आ जाता है तो फिर उसकी वो विशेष जो सुविधाएं हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक वे लोग मुख्य धारा से कटे हुए हैं तब तक उन्हें कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं सरकारों के द्वारा देनी चाहिए। ठीक है। समान राजनीतिक अधिकार आप भी देखते हैं कि दुनिया भर में सामाजिक न्याय के अंतर्गत आज दुनिया भर में ये सब चर्चा रहती है कि सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए और उनके साथ उनके धर्म के अनुसार, उनकी जाति के अनुसार, उनकी भाषा के अनुसार, उनकी संस्कृति के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को राजनीति में समान अधिकार मिलने चाहिए ताकि वे देश की जो मुख्य धारा है, जो देश को विकास की ओर ले जाने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, वे उसमें अपना योगदान दे सकें, आगे चल के आपका एक पॉइंट रह जाता है मुक्त बाजार अथवा राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार अथवा राज्य का हस्तक्षेप, इसमें क्या है कि इसमें इस बात को बताया गया है कि सामाजिक न्याय के लिए, देखिए कुछ जो मुक्त बाजार के संबंध जो समर्थक हैं, फ्री मार्केट या ओपन मार्केट, उनका यह मानना है कि एक बाजारी अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को बाजार के अंतर्गत प्रतियोगिता करने के अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अधिकतम मुनाफा कमा सकें। लेकिन इसके उलट कुछ लोगों को यह भी मानना है कि अगर ऐसी व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा तो निश्चय ही जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो उस बाजार में खड़ा नहीं हो पाएगा या वो उन सुविधाओं को नहीं ले पाएगा। दूसरा, अगर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा मुक्त बाजार के तहत तो क्या यह संभव है कि जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, जो निजी संस्थाएं होती हैं, वे कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें बड़ी मात्रा में मुनाफा होता है। जब उन्हें बड़ी मात्रा में मुनाफा नहीं होगा तो बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़ी कंपनियां
गांव की तरफ रुख क्यों करेंगी जहां पर भारत की बहुत बड़ी आबादी गांव में निवास करती है। इसलिए हमें दोनों ही तर्कों को मानना पड़ेगा। हमें मुक्त बाजार की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी ताकि एक सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके, लेकिन उसके साथ साथ राज्य का हस्तक्षेप भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप इसलिए जरूरी है कि वो समाज जो कहीं ना कहीं दलित है, पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है ना, उसके लिए राज्य को कुछ ऐसी नीतियां बनानी होंगी ताकि सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उन लोगों के पास भी आसानी से उपलब्ध हो सके, या वे भी उन सुविधाओं को आसानी से खरीद सकें। इसीलिए मुक्त बाजार और बनाम राज्य का हस्तक्षेप के बारे में आपको चैप्टर में बताया गया है। ठीक है।